पर पापा, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना ही मैं उससे मिला हूँ, और ना ही कभी मैंने उसको देखा है। आप ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख ही रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई ना, तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर पिताजी, माँ आप तो इन्हें समझाइए। राकेश बेटा, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है ना, भाई साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर के सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई ना, तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। गुड़िया बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं ना। प्रेम भी तो है ना। उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी हैं। नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए वो तुम्हें बोल रहे हैं। उसे बोलता तो शायद वो मना भी नहीं कर पाता और चुपचाप शादी कर लेता। पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है पिताजी, चलिए, पर केवल शादी के अलावा मुझसे और कुछ उम्मीद मत करिएगा। देहरादून के जाने माने बिजनेसमैन निरंकार अपनी पत्नी सविता देवी के साथ और दोनों बेटे राकेश और प्रेम के साथ अपने बचपन के दोस्त अमरनाथ के यहाँ आ गए। रास्ते में राकेश की माँ उसे उन लोगों के बारे में बताती है। कल अमरनाथ जी की बेटी की शादी होने वाली थी, पर ऐन वक्त पे लड़कों वालों ने 5 लाख रुपए कैश की डिमांड रख दी, और एक बुलेट गाड़ी और ढेर सारा फर्नीचर और दहेज का बाकी सामान। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर अमरनाथ जी पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब अमरनाथ जी एक साधारण से व्यक्ति हैं, एक छोटे से बैंक में क्लर्क का काम करते हैं। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? उनके लिए तो असंभव है। बाहर के मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। ये सोचकर वो बहुत परेशान हैं। उनकी तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। उनके छोटे भाई ने तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा दिल पर ये जोर डालेंगे तो इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। गुड़िया का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है। इधर सविता जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, वही गुड़िया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। इसीलिए निरंकार जी ने और सविता जी ने मन में फैसला किया कि हम अपने बेटे राकेश की शादी गुड़िया से कर देंगे। निरंकार जी मन ही मन गुड़िया को अपनी बहू की छवि के रूप में देखते थे, लेकिन राकेश के स्वभाव के चलते वो राकेश से कह नहीं सकते थे। लेकिन आज मजबूर होकर उन्हें कहना ही पड़ा। पर आज एक ऐसी घड़ी आ चुकी थी, ऐसी परिस्थिति थी कि वो मजबूर होकर राकेश को मना ही लिया गुड़िया से शादी करने के लिए, और अपने दूर के दोस्त से कहलवा भेजा कि अमरनाथ जी चिंता ना करें, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और कल ही अपने बड़े बेटे राकेश के साथ गुड़िया बेटी की शादी कर देंगे। इधर निरंकार जी और सविता अपने दोनों बेटों के साथ देर शाम तक आखिरकार वो अयोध्या पहुँच ही गए। जैसे ही अमरनाथ जी ने देखा, तुरंत उन्होंने निरंकार जी को गले से लगा लिया। दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उनका स्वागत करने लगे। इधर सविता जी के भी आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरुआत से ही गुड़िया को अपनी बेटी मानती हूँ और उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। जब गुड़िया से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर क्या था, देर रात तक फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि अमरनाथ जी की तबीयत भी खराब थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़े दुख की बात कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुड़िया का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। सविता जी गुड़िया के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती थी जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर चुप कराया। इधर सुबह तड़के ही अमरनाथ जी का सारा क्रियाकर्म कर दिया गया। प्रेम इन कामों में अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा था, लेकिन राकेश को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसके मन में था कि उसकी शादी तो ज़बरदस्ती करा दी गई है। सारे कार्य संपन्न हो जाने के बाद निरंकार जी और सविता जी अपनी बेटे और बहू को लेकर वापस देहरादून लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो सविता जी ने राकेश और गुड़िया को दरवाजे पर ही रोक दिया और खुद भीतर गई और अंदर से एक थाल और कलश सजा कर लाई और दोनों की आरती उतारी। सारे रीत रिवाजों से अपनी बहू का स्वागत सत्कार किया। राकेश, ये क्या माँ, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। सविता, अरे कैसी बात कर रहा है राकेश, नई नवेली बहू आई है, उसका स्वागत सत्कार तो करने दे, उसका गृह प्रवेश तो कराने दे। राकेश, ठीक है माँ, जो भी करना है जल्दी करिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। स्वागत सत्कार करने के बाद सविता जी गुड़िया को अपने पूजा घर में लेकर आ गई। भगवान का आशीर्वाद लेने के पश्चात निरंकार जी के पैर पकड़कर उनसे भी आशीर्वाद लिया और अपनी सासू माँ सविता जी का भी आशीर्वाद लिया। सविता जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, आज से ये तुम्हारा घर है और सारी जिम्मेदारी अब तुम संभालो, राकेश को भी तुम ही संभालो अब। इतना सुनते ही राकेश अपने कमरे में चला गया। इधर प्रेम आता है और अपनी भाभी गुड़िया से कहता है,
भाभी मैं तो तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सविता जी उसका कान पकड़ते हुए कहती हैं। तेरी दोस्त नहीं, ये तेरी भाभी है। गुड़िया तुरंत सविता जी का हाथ पकड़ लेती है। माँ बोलने दीजिए ना, छोटा देवर है, हमें भी अच्छा लगेगा। इधर सविता अपनी ननंद से कहती हैं, दीदी गुड़िया को अब राकेश के कमरे में ले जाओ आप। इधर राकेश सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ सुन लिया। उसने तुरंत चीख कर बोला, मेरे रूम में क्यों? माँ तुम अपने रूम में ही ले जाओ इसे। इस पर राकेश की बुआ ने उससे बोला, हाय राम, ऐसा क्यों बोलता है तू? राकेश, माँ मैंने पहले ही कहा था, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरे सामने भी नहीं आनी चाहिए। निरंकार जी गुस्से से राकेश को चिल्लाते हुए, राकेश तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये लड़की तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू है। इधर सविता जी भी रोने लगी और गुड़िया की आंखों में भी आंसू रुक नहीं रहे थे। गुड़िया मन ही मन सोच रही थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे तो पूछा भी गया था कि तुम्हारी राय है या नहीं है। मैंने तो हाँ किया था। मुझे क्या पता था कि राकेश से ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए निरंकार जी और सविता जी के पास बैठ गई और कहने लगी, माँ बाबूजी आप परेशान मत होइए। मैं समझ सकती हूँ कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, समझ जाएंगे एक दिन वो। अगर वो इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन शायद वो समझ जाएंगे। आप लोग तो हो ना, आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, मैं आप लोगों के साथ बेटी बनकर रह लूँगी। वैसे भी हमारे पिताजी के बाद अब आप लोग ही तो हमारा सहारा हो। इसके अलावा तो अब कोई मेरा है भी नहीं जिससे मैं अपने दुख दर्द बयां कर सकूं। सविता जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमें कभी भी मत सोचना कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं। निरंकार जी, गुड़िया ठीक है बेटा, तुम निराश मत हो। तुम सविता जी के साथ उन्हीं के कमरे में जाकर सो जाओ। सविता जी, नहीं, गुड़िया मेरे साथ क्यों सोएगी? वो राकेश के साथ अपने कमरे में जाएगी। नहीं माँ, मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। मैं आपके साथ ही यहीं नीचे फर्श पे सो जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम फर्श पर क्यों सोओगी? इतना बड़ा बेड पड़ा है, किस काम आएगा? प्रेम दौड़ता हुआ आता है। माँ बाबूजी, आप अपने कमरे में ही सोइए। भाभी आज मेरे कमरे में सो जाएंगी। मैं यहाँ बाहर सोफे पे लेट जाता हूँ। कोई स्टोर रूम चेंज कर देंगे और मैं उसमें अपना बिस्तर लगा लूँगा और गुड़िया भाभी मेरे ही कमरे में हमेशा सोती रहेंगी। सविता जी, ठीक है बेटा, गुड़िया को अपने कमरे में ले जाओ और तुम आज मेरे कमरे में ही चल के सो जाओ। इधर गुड़िया इन बातों को सोचकर उदास है कि शादी वाली रात भी मुझे अकेले एक कमरे में बिताना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, परिस्थितियों को देखते हुए उसने हिम्मत बना लिया और एक अकेले कमरे में ही सोने का फैसला किया। पर पता नहीं आगे क्या होगा, क्या राकेश उसे अपनाएगा? इसके लिए आप सुनिए मेरा दूसरा कहानी का भाग। इसका अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।